में रैंक 1 लेकर के आना, जहां 40-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर ये फीलिंग मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का और सबकी गाइडेंस का, पेरेंट्स का। पहली रैंक आने का पता चलने के बाद तो वाकई जो प्राउड फील होता है किसी को भी, एक फादर को अपने बेटे के लिए। और कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं आपके? हाँ सर, कंप्यूटर में तो मेरे नया पैटर्न में जो आपने देखा कि वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं 4-4, 5-5 लाइनों वाले, लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तो उसको कैसे कवर किया आप? ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कैसे किया आपने? सर हाँ, कैलकुलेशन के लिए सर सबसे पहले तो बहुत सारे जैसे टेबल्स तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ध्रुव को कितने का टेबल आता है? सर ये मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो 20 तक का आता है, 21, 25, बट हाँ देख लो 17 पूछ लूंगा अभी। अरे नहीं सर प्लीज। IBPS PO मैंने किया था, SBI PO भी मैंने करा था। सब निकाल लिया था आपने? हाँ क्लियर थे सर। सिलेक्शन की मशीन हो यार, तुमको बताओ। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें 3 सेक्शन होता है, ग्रामर होता है, वोकैबुलरी होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसकी तैयारी आपने कैसे की और एक बिगिनर को कैसे करना चाहिए? कि GS किंग में करे, बिल्कुल, अगर सही तरीके से पढ़ा तो राजा बना देगा, नहीं तो ध्रुवा देगा। तो ध्रुव को जो है राजा बनाया है GS ने, तो कैसे बनाया? तो इनके जो ट्यूशन थे वो हम ट्यूशन आप ही कराते थे? ये देखो मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी। ये हम तो उसे कहते थे कि भाई और ज्यादा मत पढ़े भाई, अब सो बच्चों को भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो भी टाइम है आजकल फोन से डिस्ट्रैक्शन है। ध्रुव ने फोन कम से कम यूज किया और 11th क्लास में ही 12th में फोन पहली बार इसको लैपटॉप दिया था हमने, 11th क्लास लैपटॉप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई एक जबरदस्त सी वीडियो में। और आज हमारे साथ हैं सीजल 2025 के रैंक 1 जिनका नाम है ध्रुव राणा। और अभी हम ध्रुव के घर पर हैं, आप देख सकते हैं उनके पापा भी हैं और उनके चाचा भी हैं, ठीक है। और चाचा के साथ साथ हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, ठीक है। तो ध्रुव कैसा लग रहा है पहले आपको पूरे भारत में रैंक 1 लेकर के आना, जहाँ 40-50 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर ये फीलिंग मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का और सबकी गाइडेंस का, पेरेंट्स का, जिन्होंने भी मोटिवेट करा, जिन्होंने भी होप रखे मेरे से, हेल्प करी हर छोटे मोमेंट पे, गाइड करा। तो सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट है जो भगवान के शुक्र से कि आ पाए यहाँ तक। ये बताओ यार, जैसे रैंक 1 जो होता है वो अपने आप में एक बड़ी चीज होती है कि हैव यू एवर एक्सपेक्टेड कि रैंक 1 आपका आएगा? सर एक्सपेक्टेड मतलब अब से 2-3 साल पहले तो हाँ, कभी लगा नहीं था ऐसा भी अपॉर्चुनिटी आ पाएगी, बट कॉन्स्टेंटली मेहनत करी, टेंटेटिव की आई थी जब हाँ ऐसा लगा था कि डबल डिजिट रैंक आ सकता है। हो सकता है बहुत अच्छी किस्मत रही तो सिंगल डिजिट भी आ जाए, बट रैंक 1 की तो अनएक्सपेक्टेड। और इस बार खासकर कंप्यूटर का पेपर जब इस तरीके से था कि लोगों को पल्ले नहीं पड़ा है, कुछ लोगों को तो ऐसा लगा बढ़िया मार्क्स होने के बाद में कंप्यूटर में छट गए। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हुई है सर इस साल। मतलब बहुत अच्छे जिनका अच्छा मेंस भी गया था, कंप्यूटर के कारण नहीं हो पाया, उस चीज की वजह से बहुतों को नुकसान भी हुआ है। तो बड़ी अनसर्टेनिटी थी इस साल, बट आज जब रिजल्ट आया तो थैंकफुली हो गया। काफी ऐसे लोग थे जो रैंक 1 के रेस में थे कि हमारा ही रैंक 1 है, और दावा ऐसा यूट्यूब पर हो चुका था कि हम ही हैं जो है सो हैं, ठीक है। और उस केस में जब आप देख रहे थे तो आपको तो अपने मार्क्स पता होंगे, ठीक है, और जो कि बाकी भी वीडियो देखी होगी तो उनका भी पता होगा, तो फिर मन ही मन मुस्कुरा नहीं रहे होगे कि बोलो जितना कहना है, रैंक 1 तो यहाँ बैठा है। हाँ सर, बस मेरा ये मानना है थोड़ा कि जब तक चीजें फाइनल नहीं हो जाती तो हमें स्पेकुलेशन करना नहीं चाहिए। जब तक हमारी आखिरी विक्ट्री ना हो तो बिल्कुल सब भगवान की कृपा से एट द लास्ट मोमेंट। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस वाली बात है। तो जब रैंक 1 आया तो फैमिली में क्या रिएक्शन था? मतलब मैं देख पा रहा हूँ अभी जैसे ये डेकोरेशन हुआ है, सब कुछ बहुत इमोशनल हो गए सब, और बयां भी नहीं कर सकता। मेरी छोटी सिस्टर है बहुत प्यार करती है मेरे से, उसने सारा सजाया भी। तो मम्मी पापा सब, चाचा जी, मतलब ओवरवेल्म थे सब और बहुत थैंकफुल थे कि बस बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप बताइए? मैं तो दिल्ली पुलिस में हूँ, तो मैं तो थाने में था उस टाइम पे, नौकरी में था। अब मुझे बताया जैसे ही बेटे ने फोन किया तो वहाँ भीड़ भाड़ की जगह थी, तो मैं थोड़ी देर में करता हूँ बेटा फोन। और मैं फिर बाद में जब मुझे जगह मिली कहीं थोड़ी तो तब की, और जो मैं ये तो पता था कि बेटे की रो स्कोर जो आया था कि 5th रैंक है, लेकिन पहली रैंक आने का पता चलने के बाद तो वाकई जो प्राउड फील होता है किसी को भी, एक फादर को अपने बेटे के लिए, तो वो हुआ। और ये लगा कि जैसे ध्रुव ने हमेशा से मेहनत की है कि अब एक ऐसा मुकाम मिला है तो और बच्चों की को भी गाइड कर सके और उनकी मदद कर सके, तो ये फीलिंग रहती है। मतलब कि भाई किसी को कुछ आगे बेटे बताना, पढ़ाना। बिल्कुल। तो थाने में वहाँ पे आपने सबको मिठाई खिलाया? हाँ, थाने में मिठाई खिलाया।
चाचा जी आपको कैसा लग रहा है, आप बताओ। ताऊ जी बिल्कुल सही लग रहा है भाई ताऊ जी ध्यान रखना। अरे मेरे को अब ना चाचा बुजुर्ग हो गया मेरे को लग रहा है। हाँ, तो हुआ ये हाँ। कि जब रोज स्कोर देखा था तो उसमें 5th के आसपास थे। तो हाँ। अभी ना कुछ मैंने YouTube चैनल पर देखा था तो लग रहा था ये वाला। अब अचानक से सर का फोन आता है मेरे पास, दूर ने बाजी मार ली। क्या बात। कह रहा चमक गया हमारा तारा, दूर तारा एक ही था, एक ही साथ चमक गया। बहुत तो बहुत बढ़िया। बस वो है, एक प्राउड मोमेंट है मतलब इस तरीके से। और जब मुझे लग रहा है कि मैं जब आया तो आने का तब सुबह इतना हो गया, पर वो जो है ना आज आंखों में नींद नहीं है, मतलब हम सो ही नहीं रहे हम, मतलब ये रात सोने वाली रात भी नहीं है, ये रात शायद ही दोबारा मतलब आए, क्योंकि चाहे कितने भी एग्जाम्स कवर कर लो लेकिन जब पहला अचीवमेंट होता है वो पहला ही होता है। वो लाइफ टाइम की चीज है, वो लाइफ टाइम की चीज है। मतलब कुछ चीजें देखते हैं ना, मतलब बहुत एक ऐसे लगता है ना, आप सपना सोच रहे हैं कि यार अपने हम हर साल देखते हैं यूट्यूब पे रैंक 1, तुम लोग वीडियोस देखी हैं रैंक सीजीएल में रैंक 1 ये वाला, तुम्हारे खुद 25-50 फुल बट जब अपन आया ना तो मतलब वो एक ऐसा प्राउड मोमेंट है जिसे शायद ना किसी को बयान नहीं कर सकता। इसने बोला, मैंने कहा तो कि मास्टर साहब से मिलना है। मेरे को पता, मैंने कहा कि कब मिलेगा, मेरे को लगा कि यार अब दिन निकल जाएगा ना तो वो ना शायद रहा। फिर मैंने तुम्हें जो कहा, मैं क्या ये लो चलो बढ़िया बढ़िया। भारत में सीजीएल की परीक्षा को एक मिनी आईएएस की परीक्षा भी कहा जाता है जी सर, क्योंकि यूपीएससी के बाद में सबसे ज्यादा पावर, रिस्पेक्ट, सैलरी अगर हम देखें तो इस गवर्नमेंट जॉब में है जी। और इसी कारण कई सारे बच्चे जो होते हैं इसकी तैयारी करने की इच्छा भी रखते हैं और लोग कूदते भी हैं। ग्रेजुएशन के बाद में कई बार ऐसा है प्राइवेट नौकरी छोड़ करके भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना। अब ऐसे में चूंकि आप इस कठिन परीक्षा में रैंक 1 लेकर के आए हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छी रणनीति आपकी रही होगी। जी सर। तो हम लोग एक एक करके सारे सब्जेक्ट के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें जाने के पहले एक बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है और कैसे है। तो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने 10th कैसे किया, 12th कैसे किया, क्या था पूरा ग्रेजुएशन आपका। हाँ सर, तो मैंने 10th सीबीएसई बोर्ड से करी थी, दिल्ली से ही, और मेरे करीबन 94-95% आए थे। फिर मैंने 12th की थी पीसीएम से जिसमें 96 के करीब। कहाँ से किया था 12th आपने? दिल्ली से ही। दिल्ली से डीएवी। अच्छा, डीएवी से किया था आपने। हाँ, मेरे एक्चुअली केमिस्ट्री में 100 on 100 भी आए थे, तो वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मुझे दिख रहा है चश्मा क्यों लगा हुआ है। हाँ हो सकता है, रात तक पढ़ने पे। पर हाँ, फिर उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स करा था हंसराज कॉलेज से, और फिर मैंने मास्टर्स में एमबीए करा है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। मैंने कैट भी दिया था तब, और भी इंस्टीट्यूट में आ रहा था काफ़ी, बट ये दिल्ली में था, अच्छा इंस्टीट्यूट भी था, तो मैंने यहाँ से मास्टर्स करा। फिर मेरी रुचि थी मैथ्स में, मैं बल्कि पढ़ाता भी था बच्चों को, पहले 9 से 12 तक के बच्चों को। तो उनको पढ़ाने में ऐसा लगता था कि उनकी भी हेल्प हो रही है और मेरी भी रिविजन होती जा रही है। तो साथ में करते करते ना एक काइंड ऑफ अच्छा लगने लगा, आदत बनने लगी, तो लगा यार ये अचीवेबल है। जब ये चीज़ लगी ना कि ये अचीवेबल है और इसे करने में भी अच्छा लगा, तो प्रेपरेशन के टाइम इतने एफर्ट नहीं लगे, एफर्ट्स लग रहे थे बट अंदर से कंबरसम नहीं लग रही थी, चीजें अपने आप होती जा रही थी। तो मुझे लगता है वो चीज काफी जरूरी है। काफी जरूरी है। हाँ, तो पर सबसे पहले तो बेस बनना था। तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैंने हंसराज कॉलेज से करा। हंसराज कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या था? मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स ही चूज करने का रीजन क्या था? हाँ वही था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मुझे मैथ्स काफी पसंद थी, और फ्यूचर बनाने का या पढ़ाने का मेरा मन भी करता था पहले से, मैथ्स में पढ़ाता भी था। तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में एक्सप्लोर करने का थोड़ा मन हुआ भी क्या है जो हम चीजें पढ़ते हैं, कैलकुलस वगैरह, उसको एक्सटेंड करने की चीजें। तो वैसे वो खैर काफी थ्योरेटिकल था और कुछ सब्जेक्ट एनालिटिकल भी थे, बट मोस्टली वो थ्योरेटिकल था। हालांकि मैं भी ड्यू से पास आउट हूँ और फर्स्ट ईयर में मेरा भी मैथमेटिक्स ऑनर्स ही था और मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में था। अच्छा, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर में मैंने तुरंत स्ट्रीम चेंज करा, फिर बाद में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया। हंसराज में बहुत हाथ पाँव मारे थे भाई मैंने, और बेस्ट 4 मेरा 94% था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। तो ड्यू के आप भी हैं, ड्यू का मैं भी हूँ। कौन सा पास आउट है आपका? मेरा सर 2023 पास आउट है। 23, मैं 2017 पास आउट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तैयारी की। तो सीजीएल में जब आप आए तो आपने अपनी तैयारी शुरू कैसे की? सबसे पहले तो आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, बट आपको एक बेस तो बनाना पड़ता है, मैं मानता हूँ ऐसा, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करो पहले। हमें लगता है कि यार 9, 10, 11, 12 चला गया, स्पेसिफिकली सीजीएल के एस्पेक्ट में 9, 10 की मैं ज्यादा बात करूँ तो कि वो चला गया, बट काइंड ऑफ बैक ऑफ द माइंड वो रहना चाहिए। एक बार आपको पता होना चाहिए सब बेसिक क्या है। और उसके बाद फिर जैसे मैंने सर VOD 2.0 से लेक्चर भी देखे थे, क्वेश्चंस भी करे थे सब,
तो वहां से बेस बनता गया। और एक चीज ये रहती है कि वीओडी की बात की जो लेक्चर्स है ना, आप अपनी पेस पे देख सकते हो, ये बात सही है ना। आप कभी भी देख सकते हो, अपनी पेस पे देख सकते हो। आपको लग रहा है यार ये मेरा स्ट्रांग है, मैं इसको जल्दी कर लूँ, इसमें मुझे टाइम लगेगा, मैं इसे पॉज कर लूँ। तो ये मैं मानता भी हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन की बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ है आज के टाइम में। हर जगह पेनिट्रेशन है इसकी, और यूटिलाइजेशन भी बहुत है। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। मुझे अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, मैं 5 बार देख लूँ, कोई इशू नहीं है। तो उसके साथ बना। फिर सर मैथ्स में खासकर फार्मूले की बात आई है। मैंने पहले खुद से भी बनाए थे फार्मूले की लिस्ट, कुछ भूल रहा हूँ लिख लिया, बट जब आपकी थी सर ब्रह्मास्त्र वो काफ़ी काम आई। मतलब वो एक रहता है आपके पास पेपर पे, आप कभी भी देख लो, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, नहीं याद आया एक बार देख लो। तो जब आपके सामने होता है ना कंटेंट, खासकर ऐसी चीज़ें, तो बार बार आप उसे रिकॉल कर सकते हो बेस बनाते हुए। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ जो भी बिगनर्स हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि देखिए चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, ठीक है, जब आप तैयारी की बात करते हो तो सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो आपका होता है कि आपका फाउंडेशन, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस भी टीचर के साथ में आपकी ट्यूनिंग जिस भी सब्जेक्ट में बैठती है, आप उनके साथ में अपनी ट्यूनिंग देखिए, नाम के पीछे मत भागिए, आप ये देखिए वहाँ पर समझ आपको किसका आ रहा है, और उसके साथ में आप उस विषय की तैयारी करना शुरू करिए। हर टीचर बेस्ट है, मैं आपको ये बता करके चल रहा हूँ, और आप उसके साथ में अपने सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप क्लासेस को फॉलो करते जाइए, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चंस को लगाते जाइए, ठीक है, और पीवाईक्यू आप फॉलो करते जाइए, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट होता है, जितना कलम घिसोगे फायदा उतना ज्यादा होगा। और जैसे ध्रुव ने बताया वीओडी 2.0, तो मैं शुरू से आपको ये बात कहता हूँ कि एक ऐसा बैच है जो बना ही इसी वजह से कि एक बच्चा अपनी पेस के अकॉर्डिंग देख पाए। जैसे जिसका ज्योमेट्री बेहतर है मत देखो, फिर बाकी टॉपिक्स को देखो, या जैसे नंबर सिस्टम कमजोर है तो उसको देखो, कम समझ में आ रहा है तो स्लो देखो, अगर ज्यादा समझ में आ रहा है तो अपने स्पीड पे देखो। और उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि पेपर 4 महीने बाद भी है और कुछ टॉपिक्स हमारे बाकी भी हैं, तो हम लोग उसको अपने पेस पे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैथ्स के अंदर में इस बात को ध्यान रखना कि जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कैसे किया आपने? सर हाँ, कैलकुलेशन के लिए सर सबसे पहले तो बहुत सारे, जैसे टेबल्स तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। और कितने तक का टेबल आपको लगता है कि याद होना चाहिए? सर देखो मैं ध्रुव को कितने का टेबल आता है? सर ये नहीं सवाल है, ध्रुव को कितने तक का टेबल आता है? मैं ऑनेस्टली बोलूं तो 20 तक का आता है, 21, 25, बट हाँ देख लो 17 नवा पूछ लूंगा अभी। अरे नहीं सर प्लीज। ठीक है, तो 20 तक का टेबल। और क्यूब और स्क्वायर? क्यूब और स्क्वायर भी सर हाँ 20 तक के ही। 20 तक के? हाँ, पर वो फिर डिपेंड करता है, मतलब होना तो ज्यादा चाहिए, बट वो कंपनसेट आप किस तरह से करो उसे। कैसे कंपनसेट करते हो आप? सर कैलकुलेशन मतलब, और कोई जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए कैलकुलेशन की तो जरूरी है, बट ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें कैलकुलेशन का नीड ना हो, जो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, उस तरह से। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में सिखाता हूँ 3। पहला यूनिट-Z, डिविजिबिलिटी, डिजिटल सम। एग्जैक्टली, ठीक है, डिजिटल सम जो है आप देखो बहुत जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक्स, वरना इतने बड़े बड़े कई क्वेश्चन होते हैं यार, आप नॉर्मल मेथड से जाओगे आपके वो ही 2-3 मिनट ले लेंगे, तो वो फिर फायदेमंद। तो डिजिटल सम पढ़ा था आपने? डिजिटल सम पढ़ा था। क्या बात है भाई, देख लो पहली वीडियो ही बता रहा हूँ मैं, डिजिटल सम ही देखो, यूट्यूब पर पढ़िए डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन, सर्च करो आएगी और देखो उसको। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूलों की, नोट्स की, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि पहले के समय में, आपके समय में गणित में कोई परिवर्तन है? क्योंकि चूंकि आपका मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ये रहा होगा, इसके पहले भी आपने और भी पेपर्स दिए होंगे आपने, तो ट्रांजिशन आपने क्या देखा एक टीसीएस के समय में और एक एडिक्विटी के समय में? मैथ्स में ट्रांजिशन क्या देखा, और उसके अकॉर्डिंग क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी स्विच करने की जरूरत पड़ी? थोड़ा सा कस्टमाइजेशन तो सर जरूर है। देखो एक चीज है, अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा है, तो बिल्कुल देखो सिलेबस तो चेंज ऑब्वियसली नहीं होगा, कंसेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, उस पे क्वेश्चन अलग तरीके से आएंगे, बट मेरा ये मानना है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आप उसके पीछे का मैकेनिज्म समझो, कंसेप्ट समझो, कि अगर कुछ भी बदलाव आ गया क्वेश्चन में, आप उसको लास्ट मोमेंट पे अपने हिसाब से कर पाओ। मेरा ये मानना है थोड़ा, मतलब कंसेप्ट आपके इतने मजबूत होने चाहिए कि भाषा में अगर हेरफेर हो भी जाता है तो आपको पकड़ में आ जाए कि सवाल में था क्या और पूछा क्या था। जैसे इस बार अगर हम लोग एडिक्विटी के क्वेश्चंस में देखें तो कुछ सवाल के अंदर में काफी ऐसे डेटा थे जो इरेलीवेंट थे, जबरदस्ती के डाले गए थे। बिल्कुल। लेकिन अगर हमें समझ में आ गया सीपी दिया है और सीधा एसपी दिया, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो एमपी की कोई जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। अक्सर मेरा मतलब थोड़ा सा शिकायत बच्चों का मेरे से ये हो जाता है कि आप हमेशा बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन पूछते हो। हमारा वो जो रिपीटर वाला एक लॉबी है,
ठीक है, जो 1-2 बार से पेपर दे रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए स्ट्रेटजी के लिए कुछ नहीं निकल पाता है, तो उनके लिए मैथ्स का सजेशन आपको क्या रहेगा? वो बच्चा जो 45 प्लस लेकर के 50 में आ रहा है, लेकिन उसके बाद में मेंस में जाते जाते 90 में उसके 78 आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं, या कभी सिली मिस्टेक्स वहां पे कर दे रहा है, तो मतलब क्या है ध्रुव की रणनीति उन रिपीटर्स के लिए? क्या एडवाइस होगा उनके लिए? हाँ सर, देखो ये जो चीज़ है, मतलब जैसे एग्जाम है, एग्जाम डे बहुत मैटर करता है। सबसे बड़ी चीज़ है, आपको ऐसा लगता है आप जब पेपर दे के भी निकलोगे ना कि यार ये तो क्वेश्चन सही है, ये आपके माइंड में रहता है, बट बाद में जब आता है तो आपको पता चलता है वो गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी ये चीज़ है कि अपनी स्पीड मेंटेन करो, कि अगर आप 5 मिनट भी निकाल पा रहे हो, 2 मिनट भी निकाल पा रहे हो, एक बार नज़र मान लो। कई बार ऐसा होता है वो फर्स्ट टाइम में छूट जाता है क्वेश्चन, और जो भी कंसेप्ट है उन्हें बार बार रिवाइज करते रहो। यही चीज़ है, क्वेश्चन एक कंसेप्ट पे अलग अलग तरह के करो, 2 तरह के करो, 3 तरह के करो, कि अगर चौथी तरह का भी आ जाए, बाकी लोग ना बना पाए आप बना लो। इस तरह से है। बिकॉज रही बात रिपीटर्स की, तो ऑब्वियसली इतना कंपटीशन, इतने सारे लोग हैं, तो होगा ही कि रिपीट कर रहे हैं, सब एफर्ट लगाते हैं हर साल। मेरा मानना है कि कोई भी नॉन सीरियसली तो करता नहीं है जब एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, करियर की बात होती है, बिकॉज सब अपनी मर्जी से चूज करते हैं, सब देते हैं 100% है, कोई फैक्टर रह जाता है वो 95% बन जाता है, और वो 5% का फर्क रह जाता है हमेशा। सब अपना तो बेस्ट करते हैं, बस ये है कि एफर्ट्स लगाते रहो, कोशिश करते रहो। और मैथ्स के मामले में तो कांस्टेंट प्रैक्टिस है। जब भी अगर आपके कोई क्वेश्चन, जैसे रिपीटर्स की बात रही, तो ऑब्वियसली आपके बेस क्लियर होंगे, सब क्लियर होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप मॉक्स भी लगा रहे होंगे डेफिनेटली। जो भी आपके माइनस पॉइंट आ रहे हैं, जहाँ गलती ज़्यादा आ रही है, आप उनको एक जगह नोट डाउन करो, आप उनको चलते फिरते एक बार देख लो। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूलेज आते हैं आपके माइंड के सामने, में भी आए ना हो, एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, बट अगर आप उन्हें कहीं लिख लोगे, एक जगह जॉट डाउन कर लोगे, तो एक बार भी देख लिया तो वो बैक ऑफ द माइंड रहेगा। मेरे ख्याल से सीजीएल में रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसी चीज़ें हैं वो आपको एकदम रिकॉल हो जाए ना उस मोमेंट पे, तो गेम बदल जाता है। मेरा तो थोड़ा इस तरह से मानना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जो बात आपने बताई। अगर हम बात करें मैथ्स के अलावा, तो नेक्स्ट जो एक बार थोड़ा सा आप है ना अपना प्री का और मेंस का पूरा मार्क्स बता दो, बाइफरकेट करके हर एक सब्जेक्ट वाइज, और मेंस में वो हम लोगों ने कवर नहीं किया। जी सर। तो प्री के मुझे एग्जैक्ट सेक्शनल तो याद नहीं, बट मेरे 160 थे जितना आई कैन रिकॉल, और मेंस में अभी तो फाइनल आई नहीं है, बट जो मेरा लास्ट था मेरे 368 मार्क्स थे, और शायद से एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो वो मे बी उसका आंसर गलत मार्क हुआ तो चेंज होना था, तो मेरा तब गलत मार्क हुआ था, तो होपफुली वो चेंज हुआ होगा आंसर। तो अगर वो ठीक होता है तो फिर मेरे 372 टेंटेटिवली बने थे। अभी तो जो फाइनल आंसर मार्क्स आएंगे तो उसमें पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन तो नहीं कि शिफ्ट में पेपर था, नेक्स्ट बोनस वगैरह जो भी रहे। हाँ, बोनस जो भी है। और कंप्यूटर में कितने मार्क्स हैं आपके? हाँ सर, कंप्यूटर में तो मेरे 23 थे, तो पास हो गए मतलब। हाँ, ये है कि निकल गई भैया, नहीं तो नहीं गया रैंक वन यहाँ। ठीक है। जितना जरूरी मैथ्स है उतना ही जरूरी इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है। तो इन विषयों के लिए किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्या आपके टिप्स थे? रीजनिंग ऐसा है कि यार रीजनिंग भी आप कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस जितने ज़्यादा कर सकते हो आप, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, रीजनिंग में सेम बात है, बिकॉज कंसेप्ट लिमिटेड है एज कम्पेयर टू मैथ्स। रीजनिंग में कंसेप्ट लिमिटेड है, बट वो बात है कि कई बार हो रहा है, मान लो नंबर सीरीज आ रही है, इधर उधर हल्का फुल्का किसी नंबर में हेरफेर होगा, आप पे नहीं बन पाया, लास्ट में आप देखोगे क्या पता हो जाता। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, PYQ हो गया, जितने भी रिसोर्सेज फॉलो कर सको, तो रीजनिंग में मेरे ख्याल से तो वही तरीका सही है। नया पैटर्न में जो आपने देखा कि वो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं 4-4, 5-5 लाइनों वाले, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, तो उसको कैसे कवर किया आपने? सर लॉजिकल रीजनिंग मैं देखा भी काफ़ी, मैं पहले कैट की भी प्रिपरेशन करी थी, तो थोड़ा उससे भी मेरा बेस बना लॉजिकल रीजनिंग का, और मैंने बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें भी क्वेश्चन बनते थे, तो वहाँ से मेरा थोड़ा कवर होता गया। तो आपने सिर्फ कैट और बैंकिंग की प्रिपरेशन की या उनमें एग्जाम्स भी निकाला? हाँ, नहीं, एग्जाम भी दिया था मेरे, IBPS PO मैंने किया था, SBI PO भी मैंने करा था। सब निकाल लिया था आपने? हाँ, क्लियर थे सर। सब क्लियर थे? तो उनको ज्वाइन क्यों नहीं किया आपने? हाँ सर, मतलब करने अभी मतलब इसी साल क्लियर हुए थे, तो वो प्रोसेस चल रहा है उसका। अच्छा, भी आगे सिलेक्शन की मशीन हो यार, तुमको बताओ। हमारा घर ही है। वो बैंक का एग्जाम भी निकाल रखा आपने। और कैट में कितने परसेंटाइल था आपका? हाँ सर, कैट में मेरा 96 परसेंटाइल था। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि जो कैट में आपने जो रीजनिंग पढ़ा होगा उससे आपका ये पूरा रीजनिंग जो है वो
कवर हो गया होगा। डेफिनेटली सर। कैट का तो रीजनिंग का लेवल हाँ, भी अच्छा उसका होता है। लेवल थोड़ा ज़्यादा होते हैं, आगे ज़्यादा होता है। तो कुछ हमारे जो रिपीटर्स हैं जो रीजनिंग लगाना चाहते हैं कैट के लिए, तो कोई कैट की ऐसी बुक आप बताना चाहेंगे रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए कैट की बुक तो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, मतलब शायद अरुण शर्मा जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। हाँ, अरुण उनको- शर्मा ही हाँ, है। उनको मैंने फॉलो करा था, उनकी बुक देखी थी। हम्म कैट के PYQ लगाए थे, डाउनलोड कर लेता था मैं और वो लगाता था। जब मॉक दे पाया, कैट के भी मॉक दिए थे, मॉक नहीं दे पाया तो एक जगह एक सेक्शन रख लिया, फोन में टाइम रिकॉर्ड कर लिया, लगा लिया। तो उनका एक्चुअली क्या रहता है, 5 सेट होते हैं क्वेश्चन के, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, कहीं में आंसर के ऑप्शन भी नहीं होते, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और जब आप वो करते हो ना तो आपका इतना बिल्डअप हो जाता है कि रिलेटिवली फिर बाकी चीज आसान लगती है। अब रीजनिंग में बात क्या होती है कि जब भी अगर कोई नया क्वेश्चन आ जाए ना रीजनिंग में, नया कंसेप्ट, मान लीजिए इनपुट आउटपुट जैसे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे एक टाइम पे कि इनपुट आउटपुट आ सकता है, तो लोग एकदम हड़बड़ा जाते हैं। पर जरूर हाँ, कि कोई भी नया आ गया तो आई थिंक 4-5 क्वेश्चन लगते हैं टू बी यूज्ड टू होने में। गलत भी होंगे, शुरू में गलती होती है बिकॉज, बट गलती नहीं होगी तो फिर कोई परफेक्ट तो नहीं है, टाइम के साथ ही सीखेगा। तो कोई भी अगर नई चीज आ रही है तो हड़बड़ाना नहीं है। तो जितना यही चीज है यार, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, अपने आप को पहले से ही हर बुरी और अच्छी परिस्थिति के लिए प्रिपेयर करके चलिए। आपको नहीं पता आपका दिन कैसा जाने वाला, आपको नहीं पता आपके पाले में सवाल कैसे आने वाले। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन, यही चीज आपके पास में है। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसमें 3 सेक्शन होता है, ग्रामर होता है, वोकैबुलरी होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। इसकी तैयारी आपने कैसे की और एक बिगनर को कैसे करना चाहिए? तो इंग्लिश की पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना सब सजेस्ट करते हैं, ज़रूरी भी है न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज वो क्या करता है, आपके जो वर्ड्स आते रहते हैं ना, तो जब आप डेली पढ़ रहे हो आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड, जैसे मैंने मैथ्स में भी बोली, कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आपके बैक ऑफ द माइंड हो रही है, तो आप उसे रिकॉल कर पाओगे। और बुक फॉलो करी थी मैंने, ब्लैक बुक फॉलो करी थी। और कोई भी फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने गूगल पे देखा होगा वर्ड प्ले का एक गेम आता है ना, मतलब बेसिक सी चीजें, कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, बट कोई भी आप नया वर्ड सीख रहे हो ना, क्या पता वो आ जाए, ये वाली चीज रहती है। आप 0.1 का भी इंक्रीमेंट ले रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही सीख रहे हो। तो जितनी भी रिसोर्सेज, लेकिन सीखने के साथ साथ दिक्कत ये भी है ना कि बच्चा एक तरफ याद करता है, दूसरी तरफ बोलता है। ये चीज तो है। जैसे मैंने वोकैबुलरी याद करी तो एक वर्ड मुझे मिला SANS, सांस। अब लोगों को नहीं पता कि सांस का मतलब होता है के बिना, जैसे किसी चीज के बिना। एग्जाम्पल जैसे चावल दाल के बिना अधूरा है, तो वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। याद तो हम कर लेते हैं उस समय तक, लेकिन बाद में रिटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या समाधान है? सर रिटेनिंग का ये है सर, खासकर कई ऐसे वर्ड है जैसे रूट वर्ड वाले चीज हम जरूर फॉलो करनी चाहिए। उससे एंटोनिम सिनोनिम में फाइल आ गया तो मतलब याद कर लो कि हाँ जो है लव से रिलेटेड होगा वहाँ, बिल्कुल बिब्लियोफाइल और इस तरीके से करके तो सारा रूट वर्ड जैसी चीजें होती हैं। और जो आता है मतलब रिकॉल करने वाली बात आप सही कह रहे हो एकदम, क्योंकि कंटेंट इतना हो जाता है, क्योंकि एक हमारा ब्रेन भी एक लिमिट तक याद रख पाएगा, एब्जॉर्व कर पाता है। बिल्कुल तो उसको मुझे लगता है प्रैक्टिस से ही आप उसको बिल्कुल सर प्रैक्टिस बनाते होंगे, जितना ज्यादा हो सकता है। सेक्शनल टेस्ट दे दिया, सारी चीजें कर दी। खासकर आपको लग रहा है आपके पास 5 मिनट भी, आप 5 मिनट में एक वोकैबुलरी दे दो, आप वोकैबुलरी दे दो A to B वर्ड्स का, A B से जो एंटोनिम सिनोनिम है आपको प्रिपेयर हो जाएगा। जो गलत है आप 5 दिन बाद देख लो जो गलती है, इस तरह से मैंने तो ऐसे फॉलो करा था। ये वर्ड गलत थे, 5 दिन बाद देखा अच्छा ये गलत थे, अब ये सही हो रहे हैं। बार बार रिकॉल करना चीज को, कंडीशनिंग करना बार बार, तो वो चीज मैं जरूरी मानता हूं। जितना मतलब पढ़ना नया जरूरी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा जो पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना बहुत जरूरी बन जाता है। और लोगों को हमेशा लगता है कि ये वीडियो नहीं है इसको देख लेते हैं, तो ये PDF नया है तो इसको देख लेते हैं, तो किताब मार्केट में नहीं आई है तो इसको देख लेते हैं। बट आपको जो पहले याद किया आपने, उसको बार बार पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के आपका क्या था? हाँ सर, ग्रामर तो सर पहले तो देखो बेसिक रिपोर्टेड स्पीच और सब ग्रामर में कवर करना तो सबसे ज़रूरी बेसिक है। देखो RC की भी आप बात करोगे तो ग्रामर तो बेस ही है उस चीज़ का, है ना, वो चीज़। और रही बात RC की, फिर RC में तो आपको, मेरा ऐसा मानना है जैसे आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो पहले आप उसे स्किम करो एक बार। आप एक चीज़ ज़रूरी है, मैंने एक बार ये चीज़, एक कंसेप्ट एक जगह से मेरे को रिकॉल आता है कि आप जब पढ़ते हो ना, खासकर कोई चीज़ टाइम बचाने के लिए, आप जो पहला फेज होता है पढ़ने का, आप उसे बोल बोल के पढ़ते हो। जो दूसरा फेज होता है आप उसको माइंड में बोलते हो, आप मुंह से नहीं बोलते, बट एक तरह से वो भी टाइम लेता है। जब आप प्रोफिशिएंट हो जाते हो आप एक बार नजर मार लेते हो उसे, आप माइंड में भी मम्बलिंग नहीं करते। तो ट्राई करो उस लेवल पे जाओ पढ़ने पे। जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको एक बार नजर आ जाएगी, फिर सीधा क्वेश्चन पे जाओ। जरूरी नहीं कि आप एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स हैं उन्हें रिकॉल करो और वो कहाँ जा रहे हैं वो जाओ।
और अपलोड कराओ थोड़ा सा अपने आप बिल्कुल को, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इस सारे सब्जेक्ट में सबसे लास्ट सब्जेक्ट है आपका जीएस, और सबसे खतरनाक भी वही है। ठीक है, कहते हैं वहां पर कि जीएस से किंग मेकर है। बिल्कुल। अगर सही तरीके से पढ़ा तो राजा बना देगा, नहीं तो ध्रुवा देगा। तो ध्रुव को जो है राजा बनाया है जीएस ने, तो कैसे बनाया है? सर हाँ, जीएस तो सर सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा समुद्र है जिसका एंड नहीं है। जीएस तो काफी ज्यादा है, उसका कोई एंड नहीं, बिकॉज आप चीजें कितनी भी डेप्थ में पढ़ सकते हो, और हो सकता है जो आपने पढ़ा हो वो ना आए, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है जीएस की। तो जीएस में स्मार्ट वर्क करो, जैसे बहुत चीज़ें, कोई कंसेप्ट पढ़ा, शॉर्ट नोट्स, ये है, अच्छा इसके बारे में कुछ भी रिलेटेड आ गया, ये है, इसने ये काम करे, ये इस डेट को कुछ हुआ, मान लो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिर अगर वो डेट आ रही है आपके, उस डेट से आप कुछ और रिकॉल कर लो कि इस डेट को हो सकता है ये भी हुआ हो, इस साल में हो सकता है ये भी हुआ हो। तो चीज़ों को कोरिलेट करना, सब इंटर रिलेटेड है, उस तरह से कोरिलेट करना चीज़ों को, कि अगर आप एक टॉपिक कर रहे हो, आप उससे दूसरे टॉपिक पे जंप करो, बट ये चीज़ तब है जब आपके बेस क्लियर हो। तो सबसे पहले तो सिलेबस कवर करना ही है अपने, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, ये सब पहले आप अच्छे से कवर करो। फिर करंट अफेयर्स का बहुत रोल, इनफैक्ट इस वाले एग्जाम में काफी रोल बढ़ गया था करंट अफेयर्स का। तो करंट पढ़ते थे आप? हाँ, करंट में पढ़ता था, और अगर मैं अपडेट नहीं हो पा रहा तो मैं मंथली एंड देख लिया, खासकर पेपर से पहले, मतलब जो भी कंपाइलेशन आ रही थी एक बार देख लिया, बिकॉज करंट अफेयर ऐसी चीज है, अगर वो आपके माइंड में रह गया और आपने वहाँ कर दिया तो बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना चाहिए या कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ना चाहिए? ये भी सवाल है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि 6 महीने की जगह 8 महीने कवर कर लेते हैं, साल भर कवर कर लेते हैं, 2-2 साल का कवर कर लेते हैं। तो क्या लगता है? 2-2 साल, देखो ये तो फीजिबल नहीं है ना सर। अभी आपके पास टाइम लिमिटेड है, सबसे बड़ी बात है, आपको सब चीज मैनेज करनी है। अगर आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो तो आप कर भी लो, बट ये फीजिबल नहीं है। तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना ही है। तो ये देखना है कि यार थोड़ा एसेस करना है जो पास्ट ट्रेंड बन रहा है, जैसे अभी फॉर्मेट चेंज हुआ था तो प्री का एक ट्रेंड बन रहा था, हर पेपर में वैसा ट्रेंड हो रहा था, तो उसे थोड़ा फॉलो करने के, मान लीजिए स्पेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उन पे थोड़ा अपडेट रहो, है ना। क्वेश्चंस आ रहा है किसी का, मीटिंग नाटो की हो रही है या फिर ब्रिक्स की हो रही है, तो उन पे थोड़ा अपडेटेड रहो, पढ़ते रहो लगातार, ट्रेंड को थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे तैयारी के रिलेटेड है, वो है कंप्यूटर की तैयारी आपने कैसे करी? क्योंकि एक वो ऐसी चीज है जिसने बहुत लोगों की लंका लगा दी है इसमें, अच्छे से अच्छे धुरंधर जा करके वहाँ फेल हो गए हैं, लेकिन ध्रुव वहाँ पे निकल गए, तो कैसे निकले? हाँ सर, तो कंप्यूटर तो काफ़ी कुछ है, मटेरियल फॉलो करे इंटरनेट से भी सर, रोहित सर की भी काफ़ी वीडियोस देखी, तो कंप्यूटर पढ़ाते हो? हमारा कंप्यूटर सेक्शन आता है कि उसमें तो जब जरूरत नहीं, तुमने ऐड किया तो तुम, अभी तुम्हारे पास फैकल्टी नहीं थे, हम तैयार हुए। भाई पढ़ा दो यार, हमारे विद्याग्राम पर भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली देंगे, आप बुक में से क्वेश्चन उठा दो चाहे एडिट। फिर मैं शान से बोलूंगा, देखो कंप्यूटर वाले मास्टर आपके बच्चे जो हैं वो रैंक 1 लेकर के आए। बिल्कुल। ठीक है, तो सर की कौन सी वीडियो में क्या खास लगता था आपको? सर के पढ़ाने का तरीका था, सर समझाते भी बहुत अच्छे से हैं, और कंप्यूटर की ऐसी चीज़ है कि यार थोड़ा, मतलब मेरे पे कंप्यूटर वैसे थी भी, है ना, बैचलर्स के टाइम पे भी सब्जेक्ट था, तो जो भी चीज़ पढ़ी तो थोड़ा समझ भी बेटर आता था, आसानी से समझाते, तो वो चीज़ थी। और सर से पर्सनली कुछ भी डाउट हो तो हेल्प भी बहुत करते थे। तो भाई देख लो, कंप्यूटर में बजट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, पढ़ा दोगे बच्चों को तो देखो, अभी ऑन से कैमरा कमिटमेंट कर रहा हूँ, आप ही को पढ़ाना पड़ेगा। फ्री है? चलो भाई ठीक है, तो पक्का सीजीएल मेंस के बैच में कंप्यूटर रोहित सर जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, डन है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, मेरी तरफ से नज़र यहाँ जा रही थी, आप लोगों में से हमेशा बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हमें नोट्स बना के पढ़ना चाहिए? ठीक है, तो इसका जवाब ध्रुव जो है अपने टेबल पे रखे हुए किताबों से दिखा रहे हैं। आप लोगों से एक कॉपी बनाई नहीं जाती है, और इन्होंने हर एक चैप्टर की एक कॉपी बनाई है, आप सामने अभी देखो यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये गुड़िया का कॉपी है, तो उसी का है ना, दयानंद सर पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं की कॉपी है, और यहाँ देखो ज्योमेट्री का एक पूरा जो है वो सिर्फ एक कॉपी है, और बढ़िया तरीके से इन्होंने ज्योमेट्री के जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने पूरा बढ़िया से, पहले तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पढ़ा हुआ है, और फिर ये ज्योमेट्री का जितने प्रॉपर्टीज जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और एक एक नोट्स इन्होंने बढ़िया तरीके से बनाया। हालांकि राइटिंग आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसी राइटिंग है। ठीक है, जिस तरीके से आप इन सेंटर देखते हो, पहले तो पूरा जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक सेंटर ऑफ ट्रायंगल हमारा एक पार्ट हो गया ये सारा, तो बढ़िया से इन्होंने सारी चीज़ें बना करके लिख रखी है। ऐसे ही आप देखोगे तो, क्योंकि है ना, यही चीज़ आपका मेन बाद में जाकर के बेस बनता है। इसमें 3 केसेस कुल मिला करके आपको पढ़ाता हूँ मैं। आप देखोगे तो इनसाइड का एक केस होता है, एक आउटसाइड का होता है, और एक क्रॉस रोड्स होता है, और ये तीनों के तीनों यहाँ बने हुए हैं।
ठीक है। तो हर एक वो चीज़ यहाँ जिस तरीके से आपको बताया गया 3/8 वाला एरिया वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपका 3 3 6 और इस तरीके से करके, मतलब यहाँ 2 2 4 और 1 5 और 3 8, देखो 3/8 वाला एरिया वाला क्वेश्चन आपका है। तो ये सारा यहाँ पर एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो बहुत तरीके से इन्होंने सारे के सारे अपने नोट जो है वो बना रखे हैं, ठीक है। ये सारे केसेस आप लोग के क्लास में कि यहाँ पर जो शेड होता है ये पूरा इस एरिया के बराबर होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो नंबर सिस्टम में भी जो है ध्रुव ने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना रखा है, एक एक चीज़, ठीक है। तो ये ओवरऑल रहा, तो मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताऊं तो बहुत बेबाक लड़के हैं ये। और अभी तक जितनी बात मैंने की वहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि इनका रैंक जो है वो बाद में बोल रहा है, मेहनत पहले बोल रहा है। और बहुत मतलब मैं आप लोगों को धन्य मानता हूँ, ठीक है। एक तो होता है ना कि आप बहुत धन्य हैं कि ऐसे माँ बाप मिले हैं। बिल्कुल सर। और कई बार माँ बाप की भी खुशकिस्मती हो जाती है जहाँ बेटा इतना मतलब होनहार निकलता है, ठीक है। कि आज पूरा भारत आपको देख रहा है और चाचा जी थोड़ा हम लोग भी खुशी हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा भारत आज आपको देख रहा है और बहुत खुश है। मेरे कुछ रैपिड फायर सवाल हैं आपके लिए, ठीक है। और एक वर्ड में आंसर देना है, अब बिना सोचे आंसर देना है। कोशिश करूंगा सर। सोच लो, जी। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क। क्यों? बिकॉज हार्ड वर्क तो बेसिक नेसेसिटी है, बट स्मार्ट वर्क डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है। नोट्स या PYQ? नोट्स। कोचिंग या सेल्फ स्टडी? बोथ। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। मोबाइल एक टूल या डिस्ट्रैक्शन? टूल। ठीक है। मोटिवेशन अंदर से या बाहर से? अंदर से। मोटिवेशन का सोर्स? पेरेंट्स। ठीक है। सबसे टफ सब्जेक्ट? जीके। बोरिंग सब्जेक्ट? बोरिंग तो नहीं है कोई ऐसा। बोरिंग नहीं है। स्कोरिंग सब्जेक्ट? रीजनिंग, मैथ्स। रीजनिंग एंड मैथ्स। एक गलती जो अब तक महसूस होता है यार ये तो बड़ी गलती हो गई, ये तो मतलब कई सारी गलतियां लग रहा है, पापा क्या बोलना नहीं चाह रहे। ठीक है, चलो रहने देते हैं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है। लक कितना % आप मानते हो कि आपके करियर में फेवर किया आपको? बहुत रोल है लक का, परसेंटेज में तो डिफाइन नहीं कर सकते, बट बिल्कुल लक बहुत मैटर करते हैं, मैं मानता हूँ। टॉपर बनने का एक मंत्र? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क साथ में, और रिकॉल करते रहना चीज़ें। ठीक है। सक्सेस को सैक्रिफाइस मानते हो या फिर सक्सेस एक स्ट्रैटेजी? सक्सेस में दोनों का रोल है, एक का रोल है, किसका रोल? दोनों का रोल है। सैक्रिफाइस आपको चीज़ें करनी होती है, साथ में स्ट्रेटजी बनानी होती है, तब जाके मिलती है। दोनों का इंटरप्ले है। आपने सबसे ज़्यादा क्या सैक्रिफाइस किया? ज़्यादा क्या सैक्रिफाइस करा तो सर घूमना ज़्यादा, बाहर मिलना, दोस्त बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सर्कल है, बहुत बहुत अच्छा सर्कल है। मूवी वूवी कुछ नहीं देखते हैं? बाहर तो नहीं ज़्यादा जाता, थोड़ा बहुत पहले देखता था, अब तो काफ़ी टाइम से छोड़ी है। हॉलीवुड वगैरह पहले। मूवी या वेब सीरीज? मूवी। इंग्लिश हिंदी? बोथ। एक्टर फेवरेट में और एक्ट्रेस? एक्टर में, बट स्पेसिफिकली डायरेक्टर में मतलब मुझे हॉलीवुड मूवी में क्विंटन टेरेंटिनो की काफ़ी अच्छी लगती है। ओके, क्या बात है। चाचा पे क्या लग रहा है? फैमिली स्ट्रेंथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। जर्नी टफ या वर्थ इट? समटाइम्स इट्स टफ, बट एट लास्ट इट्स वर्थ इट। एट लास्ट इट। अच्छा सोचो, अगर सक्सेस नहीं मिला होता तब? सर कुछ प्लान भी करा होता, अलग ही रहते। तो क्या था प्लान भी आपका? मेरा वो भी सवाल था। जैसे मैं आप लोगों से एक टिप्स लेना चाहता हूँ, भाई की भी शादी हो गई तो मैं पूछते रहता हूँ, और मैं अभी करूँगा वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ ना पेरेंटिंग, ठीक है, तो पेरेंटिंग जो होती है वो बहुत मायने रखता है। क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, किस स्कूल में पढ़ाना है, उसके बाद होम ट्यूशन लगाना है कि नहीं लगाना है, बाहर के लोगों से दोस्ती रखनी है कि नहीं रखनी है। तो आपने पेरेंटिंग कैसे की बच्चे, मतलब ध्रुव की? देखो मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले कि ध्रुव जब बचपन में पढ़ता था तो हमने सबसे पहले तो नियरेस्ट स्कूल के बारे में सोचा। आप टॉप स्कूल के पीछे नहीं भागे? हाँ, टॉप स्कूल के पीछे नहीं। अच्छा। जो हमारे घर से आसान रहे हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी। हम जैसे छोड़ का टाइम की तो ड्यूटी रहती है, तो मुझे यही था कि इनको कभी टाइम मिलता है कभी नहीं, तो मुझे लेकर जाना पड़ता था कहीं पास में ही हो। मतलब थोड़े तब बस में जाते, फिर रोज का सुबह एक, रात शाम को 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, घर पे आके उसको रेस्ट करो, यूटिलाइज करो, खेलो। बचपन में तो यही टाइम है। यही था। तो हमने तो ध्रुव को, जो दयानंद पब्लिक स्कूल है हमारे घर से मुश्किल से 500 मीटर भी नहीं, 300-400 मीटर दूर है। तो ध्रुव पैदल ही स्कूल गया है, पैदल ही आया है। तो उस स्कूल में करार उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कराई 10th तक। ये भी है। और दूसरा ये है कि घर पे वो खुद ही लेबोरियस था शुरू से, जो अपना काम करता था, जो स्कूल में उसे काम दिया जाता था। थोड़ा हम भी मोटिवेट करते थे कि बेटा पढ़ लो, बाकी मुझे टाइम नहीं था ज्यादा, उसकी मम्मी ने मोटिवेट किया। तो इनके जो ट्यूशन थे वो हम ट्यूशन आप ही कराते थे? हाँ जी, बस ये देखो मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं थी, ये पर क्या था, बट मम्मी, मैं बचपन में मुझे याद है मम्मी को कहता था मेरी डिक्टेशन लो, तो
बट फिर भी मम्मी की इंग्लिश चाहे इतनी स्ट्रांग ना हो, बट फिर भी मम्मी पूरी कोशिश करती थी। मेरे इनफैक्ट मुझे याद है 4th-5th क्लास तक की बात है कि आंसर सुनो, मेरे आंसर भी सुनती थी। तो मम्मी पापा ने थ्रू आउट एफर्ट्स लगाए हैं जितने लगा सकते हैं। माँ बाप के ज्ञान का आकलन आप उनके डिग्रियों से ना करें, आप उनकी मेहनत से करें जो आपके पीछे करते हैं। अच्छा, उसके तो बाद आपको जो समझ 11th 12th का स्कूल है वो भी डीएवी स्कूल है, ये भी यहाँ से एजी डीएवी, तो एजी डीएवी स्कूल में ध्रुव ने 11th 12th किया वहां से, वो भी पास में ही है तो समय बचा। और उसके दौरान जो टीचर्स हैं, एक अली सर थे, उन्होंने केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई, सुमित सर ने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया, सुमित अग्रवाल ने, तो कई जो भी टीचर मिले हैं ध्रुव को पढ़ाने टीचर भी वाले अच्छे मिले। और एक कंप्यूटर की टीचर ये जो एजीडीएवी में, उन्होंने बहुत अच्छा ध्रुव का रुचि कंप्यूटर में, बहुत और अच्छी मैथ्स के टीचर रुचि मैडम ने बहुत अच्छा, से बहुत अच्छे मिले। तो टीचर्स संजय सर बहुत अच्छा, वो बहुत मतलब टीचर्स, हाँ मतलब मेरे मानना थोड़ा आप सिंसियर भी रहो, अच्छे से बिहेव करो, तो टीचर्स बिल्कुल आपकी बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बचपन स्कूलिंग के से। दौरान जो टीचर मिले, और फिर हंसराज कॉलेज भी अच्छा कॉलेज, वहां से भी वो मिला, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन हुई उसमें जो अच्छे टीचर मिले, उसने खुद पढ़ा, हम तो बस मोटिवेट, हमें तो कई बार ध्रुव को ये कहना पड़ता था कि बेटे अब सो जाओ, मतलब ये बड़ी समस्या रहती है। बहुत से बच्चे को घर वाले कहते हैं, हम तो उसे कहते थे कि भाई और ज्यादा मत पढ़े भाई, अब सो जाओ। और इसकी बहन इसको देख के अब उसको ये रहता है कि भैया का नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो मुझे भी अपना नाम इस पे आना, मेरा भी नाम। क्या बात है। तो कभी स्कूल से डांट इनका शिकायत तो कहता है यहाँ पे? नहीं कभी नहीं कभी। इस वजह से तो नहीं है कि पापा दिल्ली पुलिस में ज्यादा कूट देंगे हैं? इसकी तो पेरेंट्स मीटिंग में पापा बहुत कम जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था, मैं ही जाती थी। और मैं सोचती थी जैसे सबकी मम्मियाँ इतनी परेशान रहती कि वे पेरेंट्स को शिकायत करते थे, टीचर बच्चा पढ़ता नहीं है नहीं, तो मुझे तो ये लगता था कि मैं तो ना भी जाऊं तो कोई बात नहीं, ये अच्छा ही कर रहा। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बढ़िया। वो शुरू से सिंसियर रहा है, और अपने गोल के लिए भी, अपनी पढ़ाई के लिए भी, और बाकी टीचरों का आशीर्वाद और घर वालों का सपोर्ट तो सभी को मिलता है। घर वाले सबके माँ बाप ही कोशिश करते हैं उनके बच्चे अच्छा पढ़ाई करें, और बच्चों को भी मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो भी टाइम है आजकल फोन से डिस्ट्रैक्शन है। ध्रुव ने फोन कम से कम यूज किया, और 11th क्लास में ही हमने पहली बार इसको लैपटॉप दिया था, हमने 11th क्लास से लैपटॉप, उससे पहले कंप्यूटर लैपटॉप का कोई एक्सेस नहीं था, 11th में पहली बार। अक्सर मुझे मेरी लाइन याद आ जाती है वहाँ पर जो मैं क्लास में बोलता हूँ कि सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे, और इंस्पेक्टर है इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सिलेक्ट हुआ, तो मुझे वो रहता है कि यार मैं दूसरों को बना दूंगा, इतना है। लेकिन आज जब मैं आपको देख रहा हूँ वहाँ पे, तो ये डायलॉग आप पे फिट बैठ रहा है। इंस्पेक्टर है और लड़के को इनकम टैक्स ही लिया ना आपने? जी सर, इनकम टैक्स। हाँ, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने बना दिया इनको। मैं तो अभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ, अभी एएसआई हूँ। फैमिली में इनकी पढ़ाई का अच्छा हो रहा, जैसे दादा वगैरह भी पढ़े हुए हैं, इनके अच्छे पढ़ रहे। इनकी दादी पढ़ी तो कम है, पर उनको पढ़ने का इतना शौक है, बहुत ज्यादा, बहुत बच्चों की किताब मिल जाती है तो वे पढ़ती रहती है। तो थोड़ा सा ये परिवार से एक मैं ये बात कहूंगा कि ध्रुव के दादा दादी हर 5-7 दिन में पूछते रहते हैं, बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हैं? तो मतलब हमारे परिवार बहुत सपोर्टिव है। हमारे पिताजी हैं जो गांव में, हमारी माता जी हैं, तो ध्रुव के दादा दादी पूछते रहेंगे, बेटा कौन सा एग्जाम देगा, क्या तैयारी कर रहे, पूछते रहते हैं। मतलब उन्हें अवेयरनेस भी है, और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। जब भी मैं जाता हूँ जल्दी जाता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आप लोगों से बात करके। और मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए, दिल से मैं चाहता हूं कि इस बार का जो सीजल है जो आने वाला है, उसको लेकर के आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करें। जो दफ्तर सीरीज़ मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ, फ्री में करा रहा हूँ, आप उसको बढ़िया तरीके से देखें। और जो रिपीटर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं आप उस पर सुधार करें। लेकिन मानिए चीज़ें बाहर से नहीं आ रही हैं, जो आपका नोट्स है, जो आपकी चीज़ें हैं वहीं से आ रही हैं, बस आप पढ़ नहीं रहे हैं। थोड़ा ध्यान और दीजिए, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, फिर तो सब कुछ आपके पास में, पूरा खुला आसमान है आपको पाने के लिए। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और मैथ्स की क्लासेस कैसे लगते हैं आपको वो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।